ओके हाय, दिस इज़ माय सेटअप एंड वेलकम बैक। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 इज़ राइट हियर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ये टिल पेज 2.3। ओके, सो शुरू करते हैं। ओके, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गाइस एक कहानी की तरह है। वो हमें एक एक स्टेप बताते हैं कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो उसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ओह माय गॉड, पहुँच गए हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमें सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कौन कौन से लॉज बने, हमें ये भी जानना है कि किस किस तरीके से वो लॉज बनाए गए, किस किस तरीके से वो काम शुरू हुआ। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8:35 और हम पहुंच गए हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो शुरू करते हैं। ओके, सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक डिमांड शुरू हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और कैसे वो डिमांड शुरू हुई थी, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो 1934 में इसकी शुरुआत हो गई थी, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस से बहुत बहुत पहले, यानी ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज़्यादा पहले, 13 साल पहले। ठीक है, 1934। तो 1934 में इंडियन आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सबसे पहले एम.एन. रॉय को। ठीक है, एम.एन. रॉय का आइडिया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। ठीक है, वो एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में। तो उसके एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले एक साल बाद ये हुआ और फिर उसके भी 3 साल बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया, आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर किया कि भाई हमको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है, लेकिन विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। क्योंकि देखो 1938 चल रहा है, अभी भी ब्रिटिश राज है। ओके, सो वो उन्होंने बोला कि हमें चाहिए, तो हमें ये तो चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, लेकिन विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, हमें बाहर का कोई भी आदमी अपने में नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से जब उनकी बात मान ली गई 2 साल बाद, जब ब्रिटिश राज ने मान लिया कि ठीक है आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा अलग से, तो उसे बोला गया ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर बेसिकली वही डिमांड जो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी, उसी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ओके, सो फिर हम आ जाते हैं 1942 में। 1942 में आया क्रिप्स प्रपोजल। बेसिकली ऑगस्ट क्रिप्स नाम के एक पर्सन थे, वो बेसिकली मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के। ठीक है, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया और प्रपोज किया कि जो है हम जो है एक आपको प्रपोजल दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फाइनली कैबिनेट मिनिस्टर जो है फिर से आए, मतलब वहाँ ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर फिर से आए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्कीम बनाई, जो कि मुस्लिम लीग को भी उसने सेटिस्फाई किया। और उसकी वजह से फिर फाइनली ये तय हो गया कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 1946 में थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो उसके फीचर्स क्या थे, देखो सबसे पहले जो टोटल स्ट्रेंथ थी कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो थी 389, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थे। 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉटेड थी और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स थी। अब इस 296 में 292 जो है वो ड्रॉन थे फ्रॉम द गवर्नर्स प्रोविंसेस। जो गवर्नर थे उस टाइम के, उनके जो भी प्रोविंस थे उनकी सीट सारी मिला के बन जाती थी 292। और चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंस थे
उनकी सीट्स कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है। सो 292 थी ड्रॉन फ्रॉम द गवर्नर्स प्रोविंस और 4 थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ठीक है। ईच प्रोविंस प्लस प्रिंसली स्टेट अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, यानी कि एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन पे। तो मतलब अगर कोई बड़ी जगह होगी, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ की सीटें भी ज़्यादा होंगी, और अगर कोई छोटी जगह होगी तो वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी तो इसलिए वहाँ की सीट्स भी कम होंगी। सिंपल सी बात है ना। 1 मिलियन लोग जहाँ पे होंगे तो उनके लिए एक सीट का प्रोपोर्शन रखा गया था। ओके, सो अब हम आ जाते हैं सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस में जो सीट्स अलॉट की गई तो उसमें सभी तरह के मेंबर्स थे, यानी कि जनरल मेंबर्स भी थे, सिख्स भी थे और मुस्लिम भी थे, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, 1 सीट पर 1 मिलियन पीपल, ठीक है। तो फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वाज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी इन PLA, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो वोटिंग कैसे करी गई थी कि एक पर्सन का एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, ठीक है, और उस हिसाब से जितने भी मेंबर्स थे PLA के उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी को इलेक्ट किया था। बात समझ गए? जितने भी मेंबर्स थे जो है, ये जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, इनके जो मेंबर्स थे उनको किसने सेलेक्ट किया था? PLA ने। और कैसे सेलेक्ट किया था? बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। PLA का हर एक मेंबर ने एक एक वोट दिया और उसके हिसाब से चूज़ हुआ कि जो इलेक्टेड मेंबर है रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी के वो कौन होंगे। ओके, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच प्रिंसली स्टेट वाज नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। सो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें नॉमिनेट किया गया था बाय द हेड्स ऑफ देयर प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट के हेड्स कौन होते हैं? जैसे कि गवर्नर हो गए या कोई भी हो गए, उन्होंने नॉमिनेट किया था कि इन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम समझें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो रही है? पार्टली इलेक्टेड है और पार्टली नॉमिनेटेड है ना। कुछ कुछ लोगों के लिए वोट किया गया है और कुछ कुछ जो है लोगों के लिए नॉमिनेशन की गई है बाय द गवर्नर्स और बाय द कमिश्नर्स प्रोविंस, ये सब, ठीक है। कुछ लोगों ने, आधे लोगों ने नॉमिनेट किया है और कुछ ने इलेक्ट किया है। तो मतलब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इंडिया जो है इलेक्शन के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है। तो मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। जो प्रोविंशियल असेंबलीज यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे थे। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुम लोग को। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, इलेक्शन जो था फिर हुआ जुलाई अगस्त 1946 में पहली बार इलेक्शन हुआ 296 सीट्स के लिए। ओके, तो उसमें क्या हुआ? उसमें 208 सीट्स जो थी वो मिल गई इंडियन नेशनल कांग्रेस को, 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने ले ली, 15 सीट्स माइनॉरिटीज़ की हो गई और 93 सीट्स जो थी वो एम्प्टी हो गई, है ना, रह गई, छूट गई, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना चाहा, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी तरह के सोशल रिप्रेजेंटेटिव्स थे और सभी तरह की पर्सनैलिटीज, मतलब जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी उस टाइम की, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, सिवाय गांधी जी के, ठीक है। गांधी जी को छोड़ के बाकी सभी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो अब हम आ जाते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, ठीक है। कैसे वर्किंग होगी? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी सेलेक्ट हो गई, अब हमें जानना है कि कैसे उसकी वर्किंग होगी। तो पहली मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी दिसंबर 9, 1946 में। इसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था, तो सिर्फ 211 लोगों ने अटेंड किया था। अब सबसे पहले जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा भैया प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए, अभी इलेक्शन करने में तो टाइम लगेगा, तो टेम्परेरी मतलब कि कौन
चीज़ों को मैनेज करेगा। तो टेम्परेरीली उन्होंने सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं उनको जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, टेम्परेरी मेंबर बना दिया, फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है, ओल्डेस्ट मेंबर थे वहाँ के डॉक्टर सचिंद्र नंदा सिन्हा। ठीक है, सचिंद्र नंदा सिन्हा जो थे वो पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, और ओल्डेस्ट मेंबर जो थे उसको इलेक्ट करने की प्रथा कहाँ की थी, फ्रेंच प्रैक्टिस थी। ठीक है, फ्रांस में इस तरीके से होता था कि जो भी ओल्डेस्ट पर्सन होगा उसको हम प्रेसिडेंट बना देंगे, उसको इलेक्ट कर देंगे। तो उस प्रथा से प्रेरणा लेके उन्होंने कहा कि अभी टेम्परेरीली हम लोग जो है ओल्डेस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट बना देते हैं, डॉक्टर सचिंदा नंदा सिन्हा। ठीक है, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, फिर प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो अब जब इन्होंने मीटिंग शुरू करी तो उन्होंने बेसिकली क्या फीचर्स रखे, क्या उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब देखो जो बुक में जो लैंग्वेज दी गई है ना वो एकदम लॉ वाली लैंग्वेज है। तो दोस्तों जब हम कोई भी लॉ लिखते हैं ना तो उसमें हम कोई एक भी चीज़, एक भी गुंजाइश छोटी सी छोड़ना नहीं चाहते, तो हम लोग सारी उसके ऑप्शंस को भी साथ में लिखते जाते हैं, तो इसलिए वो चीज़ थोड़ी कठिन हो जाती है। ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। तो टोटल मिला के हमारे 8 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस आ जाते हैं। चलो हम समझते हैं कि क्या बोला उन्होंने। पहला रेजोल्यूशन ये था कि सबसे पहले उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही उसका फ्यूचर तय करेगी। ठीक है, इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल ड्रॉ अप इट्स फ्यूचर। उसके बाद जो सॉवरेन स्टेट ऑफ इंडिया है वो किसका यूनियन होगा, भैया आप सॉवरेन स्टेट है लेकिन इंडिया है क्या, ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो किसका यूनियन होगा, ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज का, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडियन स्टेट एंड अदर टेरिटरीज। और ये सब कौन, हु आर विलिंग टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, विलिंग हैं, उन सबको हम अपने अंडर लेते हैं और उसे हम सॉवरेन स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, फिर ऑल टेरिटरीज विल वर्क एज ऑटोनॉमस यूनिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ऑटोनॉमस यूनिट का क्या मतलब होता है, सेल्फ फंक्शनिंग, है ना। ऑटोनॉमस यूनिट मतलब सेल्फ फंक्शनिंग है, उन्हें ज़्यादा डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑटोनॉमस मतलब थोड़ी सी अपने आप में एफिशिएंट वर्किंग करने वाली स्टेट्स है, लेकिन रहेंगे किसके अंडर, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ठीक है, तो वो अपने सारे पावर्स और फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे एक्सेप्ट फॉर दोज जो कि यूनियन के अंडर आएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट पावर के अंडर आएंगे। ठीक है, मतलब हम ये गवर्नमेंट हमारी रहेगी वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही रहेंगे हम, लेकिन एक ऑटोनॉमस यूनिट भी होगी। चौथा पॉइंट क्या है, ऑल पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। जो हमारे इंडियन पीपल है उनसे ही हमने सारी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की डिराइव करी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करेगा पीपल ऑफ इंडिया को, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, वर्शिप और जो है वोकेशन, मॉरलिटी, ये सब चीज़ें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करेगा जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। ठीक है, फिर एडिक्वेट सेफ गार्ड सबको मिलेगी, यानी जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सबको हम सेफ गार्ड करेंगे। मेंटेनिंग इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि लैंड, सी और एयर जितना भी है उन सारे इंटीग्रेशन को हम लोग, उस सारी की इंटेग्रिटी जो है, मतलब उसकी जो अपनी खुद की इंटेग्रिटी है उसको हम मेंटेन करेंगे, है ना। उसको ना बदलेंगे ना उसको जो है उसको ख़राब होने देंगे, है ना। उन सब की जो नेचुरल समझ रहे, एक नेचुरल स्टेट है उसको हम मेंटेन करेंगे, इंटेग्रिटी उसकी बरकरार रखेंगे। ठीक है, नंबर 8 है इंडिया विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड।
ठीक है। इंडिया जो है मतलब हमारे जो देश दुनिया की चीज़ें हैं उसमें मतलब बाकी जो दुनिया के साथ हम भी इंक्लूड करेंगे वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में। और ये रेजोल्यूशन जो था वो अडॉप्ट कर दिया गया जनवरी 27, 1947 में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर थोड़े से इंडिपेंडेंस एक्ट आया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो उससे फिर क्या हुआ, उस टाइम पे थोड़े से चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या किए गए कि प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो थे पहले वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ज्वाइन करने शुरू हुए, समझे। जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया तो उसके बाद जितने प्रिंसली स्टेट्स जो 93 सीट्स छूट गई थी उन्होंने धीरे धीरे ज्वाइन करना शुरू किया, ठीक है। तो अप्रैल 20, 1947 को 6 प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया और फिर जून 3 तक जो है माउंट बैटन प्लान जो है वो प्रपोज किया गया। आपको याद होगा जून 3 को ही जो है प्रपोज हुआ था ना माउंट बैटन प्लान। और माउंट बैटन प्लान क्या था कि मुस्लिम्स को मतलब जो है जितने भी लोग हैं पाकिस्तान जाना चाहते हैं उन्हें हम अलाउ करते हैं और वो उनका मतलब इस तरीके से सेग्रीगेशन होगा और इधर जो है वो रहेंगे, इधर इंडिया रहेगी और इधर पाकिस्तान रहेगा। तो जब ये माउंट बैटन प्लान जो था वो प्रपोज हो गया तो मुस्लिम लीग्स ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या किया गया, मतलब इसमें इस पुराना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उससे क्या चेंजेस आ गए, देखो 3 चेंजेस आ गए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या लाई कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक बार पहले भी उन्होंने बोली थी कि अब जो सॉवरेन बॉडी है कैन मेक एनी लॉ। अब देखो दोस्तों, ये वाला जितना भी हिस्सा था ना, ये वाला और ये वाला जितना भी हिस्सा है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब जो चल रही है, ठीक है। अब ये चल तो रही है लेकिन जो है अभी भी ब्रिटिश जो थे वो हमारे कंट्री में थे ना, तो इसलिए वो पूरी तरह से हर चीज़ के लिए उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी, है ना। तो जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया 1947 का तो अब वो पूरी तरह से मतलब 100% इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो अब वो कोई भी लॉ अपने आप से बना सकते थे। तो कि जो है असेंबली अपने आप में एक सॉवरेन बॉडी है एंड कैन मेक एनी लॉ, ठीक है। फिर नंबर 2 क्या है, जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन जाएगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या अंतर है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है ना, मतलब वो हमारी लॉ बुक को बना रही है। लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो उसको कैसे अप्लाई करना है, जो हमारे जैसे पार्लियामेंट में होती है ना कि अरे वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे मतलब इस एरिया में देखो ये वाली दिक्कतें आ गई तो अब आप क्या करने वाले हैं। तो लेजिस्लेटिव बॉडी में भाई दूसरे मिनिस्टर्स कहते हैं कि अच्छा हमारे पास ये प्लान है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। तो वो उन चीज़ों को जो अप्लाई करना है वो कौन करेगा, लेजिस्लेटिव बॉडी। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी, यानी कि इनैक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द कंट्री। तो 2 सेपरेट फंक्शन आ गए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो इसलिए जब 2 सेपरेट फंक्शन आ गए थे तो ये अपने आप में क्या बन गई, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। पहली पार्लियामेंट बन गई फ्री इंडिया की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर GV मलंकर जो थे वो 2 अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग चेयरमैन बन गए, ठीक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला फंक्शन होता था, ठीक है, उस पार्लियामेंट में, तो उसमें चेयरमैन कौन बनते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट उसके वो थे। लेकिन जब लेजिस्लेटिव असेंबली का फंक्शन पूरा करने के लिए जब वो असेंबली इकट्ठी होती थी तो उनके लिए कौन चेयरमैन करते थे, डॉक्टर GV मलंकर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लेजिस्लेटिव बॉडी के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर GV मलंकर। तो 2 फंक्शन कब तक कंटिन्यू रहे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाएगा तब तक 2 फंक्शन रहेंगे। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, जाके नवंबर 26, 1949 तक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम बनाने का काम खत्म हो चुका था। तो नवंबर 26, 1949 तक जो है CA के 2 अलग अलग फंक्शन चलते रहे और वहाँ पे नवंबर 26, 1949 पे खत्म हो गए। ओके, और तीसरा चेंज क्या आया कि मुस्लिम लीग ने अब विड्रॉ कर लिया फाइनली दिसंबर 31, 1947 को मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया। क्यों विड्रॉ कर लिया
कि मतलब जब भाई देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और सारा सब कुछ मतलब अब डिवीजन हो गया था, तो अब ये उनकी, अब वो तो दूसरी कंट्री में जा रहे थे ना, पाकिस्तान में जा रहे थे, तो अब वो पाकिस्तान में जा रहे थे तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट होगी, पाकिस्तान का भाई अपना खुद का जो भी गवर्नमेंट होगी, तो इसलिए फिर उन्होंने इधर वाली गवर्नमेंट से, इधर वाली पार्लियामेंट से विड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद क्या हो गया, 389 जो मेंबर्स थे वो कितने हो गए, 299 मेंबर्स। प्रोविंसेस घट के 296 जो थे, 296 की जगह कितने रह गए, 229। और प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो 93 से बच के कितने रह गए, सिर्फ 70। ठीक है, December 31, 1947 को ये हुआ था। और अदर फंक्शंस क्या प्रपोज किए गए थे, अदर फंक्शंस जो प्रपोज किए गए थे वो क्या थे, इंडिया की मेंबरशिप सबसे पहले कॉमनवेल्थ में आ गई मई 1949 में। उसके बाद देखो ये सब बिल्कुल एकदम याद करने वाली सिंपल चीज़ है। नेशनल फ्लैग जो था, नेशनल फ्लैग जुलाई 22, 1947। नेशनल एंथम जो है जनवरी 24, 1950। नेशनल सॉन्ग, देखो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब एक ही दिन में अनाउंस किए गए थे। ठीक है, नेशनल एंथम क्या होगा, नेशनल सॉन्ग क्या होगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के, और ये सब कौन सी तारीख में हुआ, जनवरी 24, 1950 को। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है टोटल कितने लगे, 11 सेशंस लगे इन 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ठीक है, आफ्टर रिसर्चिंग 60 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उन्होंने 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रिसर्च करने के बाद हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, ड्राफ्ट जो था वो पहला जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो कितनी देर में बना था, 114 डेज में, और टोटल बजट लगा था उस ज़माने में 64 लाख रुपीज़। ओके, तो जनवरी 24, 1950 को जो है फाइनल सेशन हुआ था। और लेकिन फाइनल सेशन भी भैया जैसे भारत में होता है थोड़ा बहुत उन्होंने वो हो ही गया, जनवरी 24 से जनवरी 26, 2 दिन लगे, पूरे 2 दिन तक का जो है फाइनल सेशन था। उसके बाद जो है, उसके बाद नई पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नई पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हो गया, जो फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था। ठीक है, उसके बाद जो नई पार्लियामेंट थी वो सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का तो काम खत्म हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनल जो सेशन था वो 2 दिन तक चला, जनवरी 24 से जनवरी 26, 1950 तक। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन फिर जो है फाइनली हुए 1951, 1952 में। हमारे देश का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951, 1952 में। ओके, तो अब हमने यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक, और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट चैप्टर का हिस्सा होगा उसमें हम लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। ओके गाइस, गुड बाय।